3 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ अमन और देखिए 3 बज चुके हैं और तमाम बड़े नेता मेरे पीछे इस वक्त 7 लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री आवास पर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, 4 पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, 8 पार्टी, 14 नेता, हर कोई पहुंच चुका है। अमित शाह गृह मंत्री वो भी अंदर हैं। बैठक जो है अब 3 बज चुके हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको वैसे बता दें, एक अच्छे संकेत भी आप इसको कह सकते हैं, एक वेलकमिंग स्टेप भी आप इसको कह सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर, मतलब वो कह रहे हैं कि ये उनका निजी बयान, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा। आपको याद होगा महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया था कि पाकिस्तान से भी बात होनी चाहिए। भाई सरकार तालिबान से भी बात करती है तो पाकिस्तान से भी बात करे, हमसे बात कर रही है। उस पर जब सवाल पूछा गया फारूक अब्दुल्ला से तो फारूक अब्दुल्ला ने कहा इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये गुपकार में सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए फारूक अब्दुल्ला को। मैं मीटिंग की तरफ जा रहा हूँ। तो क्या डिमांड्स हैं आपके? पीछे रखिए इसको। डिमांड हम वहाँ रखेंगे और उसके बाद आपसे बात करें। लेकिन बार बार महबूबा जी ने कहा कि पाकिस्तान से बात की जानी चाहिए, क्या आप इस बात से सहमत हैं सर? महबूबा देखिए, महबूबा जी प्रेसिडेंट है अपनी पार्टी की, उनको हक है जो बोलने का है। मैं उसके बारे में क्यों कहूँ? वो तो उनने कहा, मैं क्यों कहूँ उसके बारे में? एजेंडा क्या है? मेरा जो एजेंडा है मैं वहाँ से बात करके आपको बताऊँ। और फारूक अब्दुल्ला यहाँ पहुंच चुके हैं। आपने सुना, उनसे पूछा गया कि महबूबा मुफ्ती की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया, आप गुपकार में हैं और महबूबा मुफ्ती ने उसी मंच से वो बात कही थी जहां पर आप भी मौजूद थे। उस पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो पीडीपी के अध्यक्ष हैं, वो पीडीपी पार्टी का बयान है, उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा कि ये जो है वो उनकी सोच है। तो आप ये कह सकते हैं नई सोच नया कश्मीर, और नई सोच के साथ मिशन कश्मीर 2.0 और नए कश्मीर के पुनर्जन्म को लेकर और पूरी तरह से कश्मीर को लेकर। अब देखिए अंदर नेता मौजूद हैं, फारूक अब्दुल्ला हैं, महबूबा मुफ्ती हैं, 8 पार्टी के 14 नेता अंदर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और 22 महीने बाद ये हो रहा है, अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019 से पहले के हालात और 5 अगस्त 2019 370-35 से ख़त्म करने के बाद चुनावों को लेकर, क्या परिसीमन को लेकर, तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी। लेकिन 22 महीने बाद नई सोच, नया विचार, नया कश्मीर, और उसी को लेकर क्योंकि पूरी दुनिया की निगाह यहाँ पर है। मेरे साथ यहाँ रविंद्र जी हैं जो कि सुबह से जी मीडिया संवाददाता, सुबह से हर खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं महबूबा के बयान पर नहीं बोलूँगा। लेकिन यही फारूक अब्दुल्ला है, आपको याद होगा कि बहुत कंट्रोवर्शियल बयान दिए थे कि 370 चीन की मदद से हटाने की हम कोशिश करना चाहिए। पाकिस्तान से बच रहे हैं लेकिन चीन का नाम फारूक अब्दुल्ला ने लिया था। अब अभी यहाँ बैठक में आने से पहले वो कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती की निजी विचार है, लेकिन गुपकार जो अलायंस है उसके सदस्य दोनों हैं। और चूंकि ये बैठक में आना है तो कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला को लग रहा है कि इस तरह के बयान देकर प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक करेंगे तो उनकी भद पीट सकती है। लेकिन दोनों के विचार में कोई अंतर नहीं है, एक पाकिस्तान की बात कर रही है, दूसरा चीन की बात कर चुके हैं। देखिए इसमें ये भी शायद संभवतः मैसेज देने की कोशिश है, सरकार हाथ बढ़ा रही है बाहर। इस चीज़ को लेकर विरोध ये भी हो रहा है, कई नेता, सुबह सुशील पंडित भी थे, कई लोग ये कह रहे हैं कि इनसे बात का क्या फ़ायदा। लेकिन सरकार ने हाथ बढ़ाया, सरकार कह रही है कि हम टकराव नहीं चाहते हैं, हम एक तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। अगर आपका स्टैंड वही रिजिड रहेगा तो शायद संभवतः वही मैसेज देने की कोशिश। देखिए मन, 2 बात समझने को कि जो सरकार की तरफ से कोई एजेंडा नहीं है। अगर आप मान लीजिए कि सरकार कहती कि इस एजेंडे पर बात करनी, यानी परिसीमन या चुनाव, तो शायद इन सब पार्टियां जो नेता आए हुए हैं उनको तकलीफ हो सकती है कि हमारे एजेंडे पर तो कोई बातचीत होनी नहीं है तो हम नहीं जाएंगे। इसलिए सरकार ने एक बड़ी रणनीति कहा जाए तो कि इसमें कहा कि कोई एजेंडा नहीं, आप आइए अपनी बात रखिए। लेकिन सरकार के पास केवल और जो हमें जानकारी है, जो आपके साथ लगातार आप लोगों ने भी दर्शकों को दिखाया कि परिसीमन, चुनाव, ये 2 बड़े मुद्दे हैं जो सरकार उस पर कंसेंसस बनाने की कोशिश करेगी इस बैठक में। रिजिड सरकार भी नहीं है, लेकिन 370 की वापसी, 35 की वापसी कतई नहीं होगी। हो सकता है अमन, इस बैठक में अगर ये मुद्दा उठे तो गृह मंत्री अमित शाह जो संसद में बयान दिए थे उसी तरह की बात कह दें कि ये इतिहास की बात होगी, इससे आगे बढ़िए। और जाहिर सी बात है अमन, इस बैठक से पहले जो हुआ ये सभी नेताओं को आगे भविष्य की बात, स्टेटहुड को लेकर कुछ फुल स्टेटहुड, देखिए फुल स्टेटहुड की बात, पूर्ण राज्य के दर्जा देने पर प्रधानमंत्री पहले ही बयान दे चुके हैं, गृह मंत्री पहले ही बयान दे चुके हैं। वो केवल अमन वहाँ पर हो जाए, प्रोसेस चालू हो जाए, पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा, माइनस लद्दाख। देखिए लद्दाख में, क्योंकि यहाँ पर परिसीमन की जब बात की जाती है वो समझना इस लिहाज से भी ज़रूरी हो जाता है कि जम्मू में कितनी सीटें हैं, कश्मीर में कितनी सीटें हैं, लद्दाख में टोटल 87 सीट्स हैं, जिसमें से 4 लद्दाख में हैं। अगर उसको हटा दिया जाए क्योंकि वो यूटी बना दिया गया तो 83 सीट्स रह गई हैं। अब 83 सीट 83 सीटें हैं
परिसीमन के बाद अगर कुछ सीटें बढ़ती हैं 6 से 7 सीटें तो 90 सीटें हो जाएंगी। लेकिन लद्दाख को माइनस मानिए, यूटी, जम्मू कश्मीर, वो प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि वो समय के साथ जब चीज़ें हालात बेहतर होंगी तो वो वापस जो है दर्जा दे दिया जाएगा। और ये एक मांग, स्टेटहुड की मांग अंदर हो सकती है। 370 क्लोज चैप्टर है, सवाल ही नहीं है। सरकार का स्पष्ट रुख है 370 पर जो है कोई चर्चा ही नहीं, वो क्लोज चैप्टर है। हालांकि महबूबा मुफ्ती कह चुके कि 370 पर समझौता नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो फारूक अब्दुल्ला वो खुद कह चुके हैं कि चीन की मदद से 370। हालांकि अब रुख थोड़े बदले बदले से हैं। अपराजिता सारंगी बीजेपी से सांसद मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अपराजिता जी, अच्छे माहौल में बातचीत, कम से कम फारूक अब्दुल्ला का रुख भी थोड़ा बदला बदला नजर आ रहे हैं। महबूबा मुफ्ती के बयान से वो खुद कन्नी काट रहे हैं कि भाई मेरा बयान नहीं है, उनकी पार्टी का है। अपराजिता सारंगी, आप सबको मेरा नमस्कार। आज कश्मीर के नेताओं को बुलाया गया है। विभिन्न राजनीतिक दल के नेतागण यहाँ मौजूद हैं, जम्मू के भी नेता हैं। मुझे लगता है ये सरकार, केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी की मानसिकता को दर्शाती है। हम बहुत ही सकारात्मक मनोवृत्ति के साथ सबके साथ बैठे हैं। और मैं आपको बता दूं कि किसी भी तरह का सुझाव आए, किसी भी तरह का प्रस्ताव आए, हम सुनने के लिए तैयार हैं। हम हर तरह के सकारात्मक सुझाव का समर्थन करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि अभी कहा गया, सरकार ने किसी भी तरह का एजेंडा नहीं रखा है। और मुझे लगता है कि ये एक सुचिंतित मत है कि किसी भी तरह का एजेंडा न रखा जाए। अगर एजेंडा रहता तो बातचीत जो है वो संकुचित हो जाती, सीमा के भीतर हो जाती। तो हम चाहते हैं कि खुले मन से सब लोग अपनी बात कहें। और मुझे लगता है अभी तो पता नहीं चलेगा, अभी बातचीत हो जाए तो पता चलेगा। लगता है मीडिया ब्रीफिंग होगी, लेकिन जैसा आदेश आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के पुनर्स्थापन का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन हम निश्चित तौर पर असेंबली इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे, परिसीमा की बात निश्चित तौर पर होगी। और इसके बाद सबका सहयोग लिया जाएगा, सबसे सुझाव लिया जाएगा कि किस तरह हम असेंबली इलेक्शंस को, जो विधानसभा के चुनाव हैं, तो मुझे लगता है कि अभी जो जैसा कह रहे हैं हम सबका सम्मान करते हैं, सारे मंतव्यों को सम्मान दिया जाता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबकी बात सुनना चाहते हैं। यह एक बहुत ही अच्छा पदक्षेप है सरकार का, और हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए। ठीक है, खुले मन, खुले दिमाग, खुली सोच के साथ, नई सोच के साथ नए कश्मीर पर ये मंथन पीछे इस वक्त चल रहा है। 3 बज चुके हैं, ऐतिहासिक पल, 22 महीने बाद आखिरकार वो पल, क्योंकि कश्मीर को लेकर बार बार यही कहा गया कि 22 महीने हो चुके हैं, 370 को ख़त्म हुए, बहुत पानी अब बह चुका है, अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सरफराज वानी साहब है, वानी साहब, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, पुरानी सोच से भी, पुराने विचारों से भी, बात कश्मीर की। बात आज की मीटिंग ये जाहिर करती है कि अभी तक जो मोदी सरकार की पॉलिसी थी वो कंप्लीट फेलियर रह चुकी है। क्योंकि अभी तक मोदी सरकार की कोशिश थी कि जो ये दल है, चाहे पीडीपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इनको हटा के कोई नए दल खड़ा करें। बट मोदी सरकार और भाजपा इसमें फेल हुई, क्योंकि जब डीडीसी इलेक्शन हुए, डीडीसी इलेक्शन में भी इन पॉलिटिकल पार्टीज का यहाँ पे काफी वेट रहा। तो अभी तक आज की जो मीटिंग है, चाहे जिसमें एनसी, पीडीपी या गुपकार गैंग बोल रहे हैं, उन सबको न्योता देकर वहां बुलाया गया, ये जाहिर करता है कि अभी तक जो भी पॉलिसी थी को साइडलाइन करना, इनको हटाना, इनके खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाना, इनको बंद रखना, और जो इन्होंने डॉसियर बनाए थे जिनके तहत इनको बंद रखा गया पीएसए में, उसमें कहा गया ये अलगाववाद प्रमोट कर रहे हैं, ये रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं। आज मैं पूछना चाहता हूँ, आज कहाँ गया हुआ, आज क्यों इन्हीं दलों को बुला के इनसे बात की जा रही है? तो क्या अभी तक के जो सारे जो आपको बुरा लग रहा है लोगों से बात हो रही है? नहीं, बुरा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, जो अभी तक हुआ वो गलत हुआ। नहीं बुलाना चाहिए था इनको। पीएसए, इनके खिलाफ पीएसए लगाना, कश्मीरी को घरों में बंद करना 6 महीने तक, और 370 को हटाना, ये गलत हुआ। इसकी मैं बात कर रहा हूँ। मेरा पॉइंट ये नहीं है कि इनको बुलाना चाहिए। मैं तो नहीं, उसी वजह से तो हालात देखे ना कम से कम बेहतर है। प्रधानमंत्री जी बुला रहे हैं साहब, उसी वजह से तो आज कम से कम बातचीत लायक माहौल है, बातचीत लायक हालात है, वरना तो आए दिन आतंकी हमले होते थे। 2 साल बाद, पहले के 70 साल और अब के 2 साल तुलना आप कर लीजिए, आप ही के पास जवाब होगा। मेरे से बेहतर आप जानते हैं इन 22 महीनों में कश्मीर के हालात और उससे पहले के कश्मीर के हालात। पुलिस इंस्पेक्टर को शहीद किया गया, तो किन हालात की बात कर रहे हैं आप?
तो ये कहना 370 से सब बदल गया, किसने किया? स्वर्ग हो गया, ये गलत है। किसने किया? किसने किया? तो वही तो इंस्पेक्टर मैं तो किसने किया? गवर्नमेंट को इंस्पेक्टर डार। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं तो गवर्नमेंट को ही कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ आप लोगों ने गवर्नमेंट ने एक प्रोपेगेंडा चलाया कि 370 से सब ठीक होने वाला है, 370 जाएगा खुशियां आएंगी, 370 जाएगा पीस आएगा। कहाँ है पीस, कहाँ है खुशियां? मैं तो ये पूछ रहा हूँ ना कि ये तब जाकर जब मोदी सरकार आज फेल हो चुकी है 2 साल बाद, तब जाकर ये फिर से इन्हीं दलों को आप दो परिवारों की खुशियों की बात कर रही हैं, कश्मीर की? मैं कश्मीर की खुशी की बात हूँ, मेरे को परिवार से कुछ नहीं है, मैं ना तो पीडीपी का सपोर्टर हूँ। नहीं, आम कश्मीरियों की खुशियों की बात कर रहे हैं, तो वो तो अलग स्तर पर है, आप जानते हैं। आज कम से कम वहाँ इन्वेस्टमेंट आ रही है। आज वहाँ पर आप जानते हैं कि कितने, ये तो MHA के आंकड़े हैं सर। वानी साहब, आप तो परिवारों की खुशियों के लेवल की बात कर रहे हैं, वो कम हुआ है थोड़ा। मैं तो किसी दल को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो खाली मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल स्पेस, क्योंकि मैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल स्पेस की बात कर रहा हूँ, जिसको यहाँ पे बंद किया गया, जिसको यहाँ पे कैद किया गया। इस स्टेट में आपने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत एक पूर्व मुख्यमंत्री को बंद रखा, ये बताइए ना, मुंबई में रखा, दिल्ली में रखा, खाली वानी साहब, आप इफ्रा जान, मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन आज इफ्रा जान, वानी साहब एक मिनट, एक मिनट। इफ्रा जान, आज सरकार हाथ बढ़ा रही है, देश के प्रधानमंत्री ने उन नेताओं को बुलाया जिनको नज़रबंद रखा हुआ था, या 370 के जिनके जितने मर्जी विवादास्पद रहे बयान, लेकिन सरकार ने मंशा साफ करी है कि सरकार टकराव नहीं चाहती है। सरकार आगे बढ़ना चाहती है, सबको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती है कश्मीर के उज्जवल भविष्य के लिए। आपको लगता है कि पुरानी चीज़ों को छोड़कर कश्मीरी नेताओं को भी अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है? अपने से ज़्यादा कश्मीरियों और कश्मीर की सोचने की ज़रूरत है? इफ्रा जान, देखिए, पहले तो सिर्फ कश्मीरी नेता नहीं है, जम्मू के नेताओं को भी बुलाया गया है, कश्मीर से भी नेताओं को बुलाया है और चिनाब वैली से भी नेताओं को बुलाया गया है। तो ये तीनों दल जो है, मैं कहूंगी कि देर आए दुरुस्त आए, हमें लड़के आपस में कुछ नहीं मिलेगा, कब तक हम लोग रोज लड़ते रहेंगे। तो मैं इस मीटिंग का पूरे दिल से खैर मकदम करती हूँ, लेकिन जहां तक इस मीटिंग में क्या होगा आगे, जरूरी है कि कुछ कंस्ट्रक्टिव पॉइंट्स सामने आए और एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग प्रोसेस जो है आगे बढ़े। इसमें अगर कोई 370 की मांग रखता है, आर्टिकल 35A की मांग रखता है, ये सभी जो है हमारे ही संविधान के सेक्शंस रहे हैं। ये भारत के संविधान का आर्टिकल 370 था, भारत के संविधान के सेक्शन रहे, किसी और पाकिस्तान के संविधान के नहीं रहे। अगर ये रखेंगे तो इसमें कोई हर्जा नहीं है, लेकिन स्टेटहुड की बात जरूरी है, उन अधिकारों की जो जम्मू और कश्मीर में लैंड राइट्स और जॉब राइट्स जो लद्दाख को मिले हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने जो लैंड राइट्स और जॉब राइट्स लद्दाख में इंट्रोड्यूस किए हैं, वो राइट्स जम्मू और कश्मीर में भी इंट्रोड्यूस होने चाहिए, स्टेटहुड होना चाहिए और इवेंचुअली एक इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होना चाहिए। ये सिर्फ जम्मू और कश्मीर की में सिर्फ गुपकार अलायंस का स्टेटमेंट नहीं रहेगा, ये जम्मू बीजेपी भी इन चीजों के लिए पुश करेगी। बिल्कुल। अमित रैना साहब, जब बात जम्मू की होती है तो फिर बात कश्मीरी पंडितों की भी होनी चाहिए, खासकर जब कश्मीर को लेकर बात होती है तो। नहीं बिल्कुल, अमित रैना, बिल्कुल देखिए, 370 हटने के बाद और 35 से हटने के बाद पूरे समुदाय में, और मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ कश्मीरी पंडित समुदाय में, खासकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीरी समुदाय में, वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजी समुदाय में कहीं ना कहीं उम्मीद जगी थी कि अब नया कश्मीर आएगा, जो 70 साल से 72 साल से जो शोषण हो रहा था, 72 सालों से जो सेकेंड ग्रेड सिटीजन का ट्रीटमेंट हो रहा था, वो ख़त्म होगा। और जिन पार्टीज़ ने ये ट्रीटमेंट किया, अगर आज आप उन्हीं को वापस वार्ता के लिए बुलाते हैं तो कहीं ना कहीं डर लगता है। और अगर आपने बुलाया तो बहुत अच्छी बात करी है। देखिए, ये इलेक्शन कमीशन की मीटिंग नहीं थी, प्रधानमंत्री की मीटिंग थी। इसमें अन्य वर्ग के लोग भी आ सकते थे, इसमें मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के लोग आ सकते थे, इसमें NGOs के लोग आ सकते थे। डर क्यों लगता है इनको बुलाने से? आपको लगता है भरोसे लायक नहीं है ये लोग? कौन भरोसे? ये 70 साल का इतिहास अगर देखें तो फिर बिल्कुल भरोसे लायक नहीं है। और आप देखिए, अभी प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई है, एजेंडा सेट नहीं किया है, सरकार ने खुले मन से बुलाया आपको, कोई एजेंडा सेट नहीं, कोई प्री कंडीशन सेट नहीं है, और ये गुपकार गैंग शुरू हो जाता कंडीशंस लेके कि पाकिस्तान से बात करिए, आतंकवादियों को छोड़िए, 370 बहाली चाहिए, 35 की बहाली चाहिए। अरे भाई साहब, सरकार पहले ही कह चुका है ना 35 आएगा ना 370 आएगा। उसके बाद भी अगर आप ये कंडीशंस लेके चलते तो कहीं ना कहीं आप अपने एजेंडा से हटने को तैयार नहीं है, और ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जहां तक इफ्रा बात करी थी कश्मीर से भी है, भरोसा होगा ना, उनका एजेंडा है, उनका एजेंडा तो पिछले 22 महीने से पूरा हुआ क्या? वो तो सरकार पर भरोसा होगा आपको। नहीं, सरकार पे तो भरोसा है, थोड़ी ना होने जा रहा है। देखिए, सरकार पहले तय कर चुकी है, 370 क्लोज चैप्टर है। नहीं, बिल्कुल सरकार पर भरोसा है। और
यही भरोसा था और इसी भरोसे के कारण हमें उम्मीद थी कि इनसे अब दोबारा सांठगांठ नहीं होगी, इन्हें दोबारा वैल्यू नहीं दिया जाएगा। मगर आप देखिए पिछले 22-24 महीने में हज़ारों लाखों लोगों ने तिरंगा उठाया कश्मीर वादी में, खासकर भारत माता की जय होती है, लोग बढ़ चढ़ कर इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कहीं आज उनको भी धक्का लग रहा होगा कि हम जो अपनी जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ये पार्टीज अगर वापस आ गई, इन्हें वापस केंद्र का छत्र छाया मिल गई तो कश्मीर कहीं वही पुराना प्री 2019 या प्री 2019 ना चला। तो ये एक विषय की बात, चिंता की बात जरूर है, चिंता का विषय जरूर रहेगा। बिल्कुल सही, ये वाजिब है। अपराजिता सारंगी 5 अगस्त 2019 के बाद जिन लोगों ने घाटी में तिरंगे की बात करी, देश की बात करी, इंडिया की बात करी, लोकतंत्र बहाली की बात करी, 22 महीने तक तो ये लोग शांत थे, नज़रबंद थे। ये लोग खुले घूमेंगे और इनके ही समर्थन वाले लोग सड़कों पर आएंगे, फिर से चुनावी प्रक्रिया का पार्ट लेकर फिर वही वापस दौर में लौटेंगे। तो उन लोगों के लिए बहुत खतरा है जिन लोगों ने आप पर भरोसा करके घाटी में तिरंगे की और देश की बात करी। देखिए, मैं आप सबको ये बात कहना चाहती हूँ कि हम खुले मन से आज की जो सभा हो रही है उसका स्वागत करें और किसी भी तरह का पूर्वाग्रह लेकर बातचीत ना करें। सरकार हाथ बढ़ा रही है, आपने कहा, मैं पुनरावृत्ति करती हूँ, कितनी बड़ी बात है। सरकार सबको साथ लेकर चलना चाहती है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हमारा मूल मंत्र है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इच्छा जाहिर की कि हम सबसे बातचीत करेंगे और सबके सुझाव को लेंगे। जो पाकिस्तान से बात करने की बात करें, उसका भी विकास नहीं है, उस पर भी विश्वास। देखिए, हम अमन शांति की कोशिश कर रहे हैं, विकास के कार्य को त्वरान्वित कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की तरफ से हमारे जो 8 दलों के 14 बड़े नेता आए हैं, उन्हें बताया जाएगा किस तरह के काम हो रहे हैं और इन कामों में भी, इन कार्यों में भी उनकी सहायता की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि विकास सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सही बात है, बहुत जरूरी है। जब बात कश्मीर की होगी, आपने बिल्कुल ठीक कहा अपराजिता सारंगी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन जो पाकिस्तान से बात करने की बात करें, उसका भी विकास, उस पर भी विश्वास। देखिए, सबका विश्वास, सबका विकास, मैं कहती हूँ सबको लेकर चलना है, सबको लेकर चलना है। लेकिन सिर्फ एक ही चीज है कि हम आर्टिकल 370 और 35A के पुनर्स्थापना की बात नहीं पाकिस्तान को साथ लेकर चल रहे हैं, उसको भी। हमारा शत्रु है। पाकिस्तान के विषय में महबूबा मुफ्ती जी ने जो कहा, हम उसका घोर विरोध करते हैं। उनसे बातचीत करने का सवाल ही नहीं उठता है। तो कुछ चीजें हैं जिन पर समझौता नहीं हो सकता है। मुझे जिनको पाकिस्तान पर भरोसा, उनको ज्ञात है। सुनिए ना अपराजिता जी, डाउट पता क्यों होता है अपराजिता जी? डाउट इसलिए होता है, समझिएगा, ये इस पहल का स्वागत है। ये जो पहल की गई है अच्छी बात है, एक आगे बढ़ने का कदम उठाया गया, इस स्वागत इस पहल का। सवाल ये उठता है कि आपको किन पर भरोसा है? जिनको पाकिस्तान पर भरोसा, उन पर आपको भरोसा? नहीं, देखिए, 2 बातें हैं। महबूबा मुफ्ती यहाँ की चीफ मिनिस्टर रही हैं, वो जम्मू कश्मीर की जमीन से वाकिफ हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ उन्होंने काम किया है। तो ये कह देना कि सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान की बात कही इसलिए हम उनकी बात नहीं सुनेंगे, ये बिल्कुल गलत है। उनको भी लेकर हमें साथ चलना है। देखिए, लीडरशिप तो यही कहता है, नेतृत्व यही कहता है। सिर्फ ये बात है और कुछ और क्या क्या उन्होंने कहा था, आपको याद है? तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, खून की नदियां बहेंगी। बोलने दे। जी बोलिए ना अपराजिता जी। उन्होंने जिस तरह के वक्तव्य उन्होंने दिए हैं, हम सब उनका घोर विरोध करते हैं और करते रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बड़प्पन कि विरोधियों को भी सुनते हैं, जिन्होंने इस तरह का वक्तव्य दिया, उनसे भी बातचीत करने के लिए वो तत्पर है। देश के विरोधी हैं मैडम, देश के विरोधी। भारतीय जनता पार्टी के विरोधी होते तो कोई बात नहीं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ मुद्दे ऐसे हैं, कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर समझौता हो ही नहीं सकता है। जहाँ तक आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A की पुनर्स्थापना की बात है, उस पर बातचीत हो ही नहीं सकती है। सुन लेंगे, लेकिन उसके बाद किसी भी तरह का कार्य नहीं किया जाएगा। भरोसा करना पड़ेगा आपको सरकार पर। नहीं, देखिए, सरकार स्टेटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज। 370 क्लोज चैप्टर। सरकार मेरी है, प्रधानमंत्री मेरे हैं और इसलिए मुझे पूरा हक है कि मैं नाराज भी हूं उनसे। और
ये अगर ये बात कह रही हैं कि विरोध है, विरोध अगर उनका सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से होता तो मैं समझ भी सकता था। अब आप देखिए 8 पार्टियों का गठन है, 5 उसमें से वादी की घाटियाँ हैं, 1 है जो जम्मू बेस्ड पार्टी है और बाकी 2 है नेशनल पार्टी। जम्मू बेस्ड पार्टी 1 है, 5 वादी की पार्टियां हैं आपने बुलाई हुई हैं। चलिए वो भी मान लेते हैं, कोई बात नहीं, JNK की पॉलिटिक्स वैसी है। महबूबा मुफ्ती के पार्टी का बड़ा क्लियर स्टैंड है, उनका एक बड़ा क्लियर रेजोल्यूशन है कि ओपन बॉर्डर हो पाकिस्तान के साथ, डुअल करेंसी चलती हो और पाकिस्तान से आप बिना वीज़ा बिना बॉर्डर के आ सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड बड़ा क्लियर है कि प्री-53 स्टेटस चाहिए। क्या ये दोनों बातों से वो हट गए हैं? नहीं हटे हैं आज तक। तो जब ये आपके पास एक प्री कंसीव नोशन के साथ आ रहे हैं, बैठक शुरू हो गई होगी, क्या होगा बात पता चले, कहीं एक प्री कंसीव नोशन लेके आ रहे हैं, तो मुझे लगता है साथ साथ आपको उन लोगों की भी राय लेनी चाहिए थी, पहले उन लोगों की राय लेनी चाहिए थी। क्योंकि आप आज क्या कर रहे हैं कि आज आप जम्मू कश्मीर को कहीं ना कहीं दर्शा रहे हैं कि ये पार्टीज आज भी मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है। आज अगर आप नेशनलिस्ट पार्टीज को, आज अगर आप उन यंग नेताओं को लेकर आते हैं जो भारत माता की जय करते हैं, जो देश का हित अपना हित समझते हैं, फिर उनके बाद शायद इनको लेकर आते हैं तो कहते हैं हमें पूरे समाज से, बाकी यंगस्टर से, बाकी मार्जिनलाइज समाज से ये फीडबैक मिला है, हम इस तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, आप हमारे साथ हैं कि नहीं, ये बताइए। तो 3:30 बज चुके हैं, आधे घंटा हो चुका है। अंदर इस वक्त बैठक चल रही है, पीछे आप देख रहे हैं 7 लोक कल्याण मार्ग। अभी आधे घंटे पहले यहाँ पर बहुत हलचल थी, तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे थे। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, गृहमंत्री अमित शाह, राज्यपाल मनोज सिन्हा, NSA, तमाम लोग अंदर हैं। आधा घंटा हो चुका है, ये 5 साढ़े 5 तक। रविंद्र, देखिए माना जा रहा है 14 नेता हैं, अगर 5 जो प्रोटोकॉल होता है 5 से 7 मिनट तक बोलने का होता है, तो उस हिसाब से, और प्रधानमंत्री को बोलना, अमित शाह को, और जो सारे नेता एक एक करके 5-7 मिनट। हाँ, और जो जानकारी है उसके अनुसार मनोज सिन्हा हो सकता है प्रेजेंटेशन भी एक दे कि पिछले 2 साल में जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव हुआ है, उसके पहले क्या था और अब क्या हुआ है, और आने वाले दिनों में क्या एजेंडा है। क्योंकि अमन आपने भी दिखाया कि लगभग 60 से ज़्यादा परियोजनाओं को वहाँ शुरू किया गया है, 60,000 करोड़ से ज़्यादा की योजनाओं को वहाँ मंजूरी मिली हुई है, कई पूर्ण हो गए हैं, कई अभी काम शुरू है, तो सबका प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा। लेकिन एक बात जरूर है कि इस बैठक से निकलेगा क्या। बैठक तो शुरू हो गई है, जो अंदर में हो रहा है बातचीत शुरू हो गई है, प्रेजेंटेशन हो या फिर डिमांड हो, लेकिन निकल कर क्या आएगा। सबसे बड़ी बात है अमन की मेन स्ट्रीम की जितनी पार्टियां हैं, देखिए जम्मू और कश्मीर के मेन स्ट्रीम सरकार की तरफ से कहा गया था, मेन स्ट्रीम के जो मुख्य दल है उनके नेता इसमें हैं। अगर सबके एजेंडे में अगर 5-5 चीज़ें हों, कंसेंसस बनता है, अगर 10 चीज़ पर भी हो, 50 एजेंडे उठते हैं अपोजिशन और सरकार के जो वहाँ पर लोग हैं नुमाइंदे, अगर 10 पर भी अगर सहमति बन जाती है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। परिसीमन को लेकर हो जाए, चुनाव को लेकर हो, राष्ट्रपति शासन हटाने को लेकर हो जाए, अगर महबूबा बोलती है कि उनके जो समर्थक हैं जिनको वहाँ पर बंदी बनाया गया, नज़रबंद किया गया, उनको छोड़ा जाए, हो सकता है उस पर भी सहमति बन जाए, हो सकता है उस पर बने, हो सकता है स्टेटहुड पर बने, जो प्रधानमंत्री ने खुद कहा। बिल्कुल, देखिए परिसीमन पर सहमति बनेगी, जो हमें जानकारी लग रही है, प्रधानमंत्री उस पर अपील भी करेंगे और सब पार्टी उस पर सहमति भी देगा, पार्टिसिपेट करेगा परिसीमन पर। चुनाव कैसे हो, कब हो, उस पर भी सहमति एक तरह से बनाने की कोशिश की जाएगी, बन जाएगा धीरे धीरे। तीसरा कि स्टेटहुड को लेकर जो प्रधानमंत्री, आपने भी कहा, प्रधानमंत्री ने आश्वासन पहले ही दिया, माहौल अनुकूल हो स्टेटहुड मिलेगा। सहमति नहीं बनेगी किस पर, लद्दाख को लाने के लिए, वो सहमति नहीं बनेगी। 4 सीटें 370 और 35 पर सहमति नहीं बनेगी, किसी भी विदेशी से बात करने पर सहमति नहीं बनेगी। और सबसे बड़ी बात है, जो इसमें नुमाइंदे हैं, चाहे महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला, जो कभी कहा करते थे कि अलगाववादियों से सरकार बात करे, आतंकवादियों से बात करे, आज खुद ही बात करने के लिए दिल्ली आए हुए, टेबल पर बैठे हुए, तो एक बड़ा अचीवमेंट है देश के लिए भी, जम्मू कश्मीर के लिए भी। कि सरकार के पास भी ये कहने के लिए होगा कि अगर अब भी ये लोग, मतलब अगर अड़ियल रुख रहा, क्योंकि सरकार का कोई अड़ियल रुख नहीं है, सरकार खुले मन से, खुले विचार से सबको टेबल पर बुलाया गया। हो सकता है सरकार की आलोचना हो रही है, कुछ सेक्शंस में कहा जा रहा है कि इन पर भरोसा कैसे कर सकते हैं, जो लोग पाकिस्तान पर भरोसे की बात करते हैं, जो चीन से मदद लेने की बात करते हैं, जो 370 की बहाली की एजेंडे की बात करते हैं, इन पर भरोसा कैसे। अगर उसके बावजूद सरकार अक्रॉस पार्टी लाइन तमाम मुख्य धारा की पार्टियों को यहाँ पर बुला रही है, तो सरकार एक कदम आगे बढ़ा रही है। अगर अब भी अड़ियल रुक रहा तो अपराजिता सारंगी जी कम से कम ये कहने के लिए होगा, देखिए हम तो आगे बढ़े, इनका रुख अभी भी अड़ियल है। ये कहने के लिए होगा कि ये एक सबसे बड़े अवरोधक है, बाधा है कश्मीर के विकास में। अपराजिता सारंगी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि 5 अगस्त 2019 से अभी तक 22 महीनों में हमारी तरफ से बहुत काम हुए हैं और इसे समझने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के विषय में सिर्फ हम
नकारात्मक विचारधारा के साथ ही बातचीत करें, ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन 22 महीनों में केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में कनेक्टिविटी के ऊपर और स्वास्थ्य के ऊपर और शिक्षा के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है। एक प्रधानमंत्री विकास पैकेज किया गया और इस विकास पैकेज के अंतर्गत हमने लद्दाख को 39 करोड़ रुपए दिए और जम्मू कश्मीर को 460.33 करोड़ रुपए हमने दिए हैं। और आज के दिन देखिए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख ये हमारे जीवन का अंश बन गया है, हमारे पूरे देश के साथ है, देश का अंश बन गया है। और 890 केंद्रीय कानून जम्मू कश्मीर में अभी लागू हैं, जो पहले स्थिति बिल्कुल भिन्न थी, आप सब जानते हैं। और इसके अलावा जितनी भी केंद्रीय और संसदीय अधिनियम हैं वो अब लागू हैं। पहले केवल 108 संसदीय अधिनियम यहाँ लागू हुआ करते थे। तो मुझे लगता है कि अभी देखिए, पॉस्को भी लागू हो गया है, आयुष्मान भारत भी लागू है यहाँ पर, NHRC अब क्षेत्र में काम कर सकता है। तो मुझे लगता है हर तरह से यहाँ पर एक सकारात्मक परिवेश की सृष्टि करने की दिशा में केंद्र सरकार लगातार अनवरत काम कर रही है और हम सबका साथ। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आयुष्मान भारत योजना से लेकर तमाम केंद्रीय योजनाएं वहाँ लागू हुई हैं। और अगर अब भी कोई लोग 370 की बहाली की मांग करते हैं तो कश्मीरियों का हक मारना होगा। ये कश्मीरियों का हक मारना होगा, चाहे आयुष्मान भारत योजना है, चाहे तमाम केंद्रीय योजनाएं हैं, ये कश्मीरियों के खिलाफ जाएगा। क्योंकि कश्मीरी खुद 370 से आज़ादी, गलत कह रहा हूँ मैं? वानी साहब, सरफराज वानी जो हमारे साथ हैं, वानी साहब गलत कह रहा हूँ? अब 370 की बहाली की बात करना कश्मीरियों के साथ धोखा है। उनको जितनी सुविधाओं से लेकर, इन्वेस्टमेंट से लेकर, केंद्रीय योजनाओं के फ़ायदे से लेकर, रोज़गार से लेकर तमाम चीज़ें मिल रही हैं, ये तो उनके साथ एक तरीके से धोखा नहीं होगा? सरफराज वानी साहब। तो स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा। आपने बात की डेवलपमेंट की, आपने बात की योजनाओं की, आप बात कीजिए IITs की 370 से पहले थे, आप बात कीजिए IIMs की 370 से पहले थे, आप बात कीजिए सबसे बड़े पैकेज की जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आया 80,000 करोड़, वो तब आया जब PDP और भाजपा की सरकार थी, वो 370 से पहले था। आप बात कीजिए रोजगार की, आज जम्मू कश्मीर की रोजगार की हालात खराब है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में इस वक्त है वो जम्मू कश्मीर में है। तो स्टैटिस्टिकली आप बात कीजिए, आप बात कीजिए हॉस्पिटल्स की, जो भी यहाँ लीडिंग 70 साल गड्ढे खोदे गए हैं, भरने में समय लगेगा। लीडिंग हॉस्पिटल्स है, तो 70 साल के गड्ढे हैं, भरने में समय लगेगा ना। 370 को एक ये ब्लॉक मानना गलत बात है। 370 की वजह से कोई पीड़ा नहीं थी, कोई रुकावट नहीं थी डेवलपमेंट में। और 370 के बाद बदला क्या? कौन सी ये कैसी बात कर रहे हैं आप? 370 के कारण कोई पीड़ा नहीं थी? डेवलपमेंट है 370 के कारण ही सारी पीड़ाएं थी। आप एक डेवलपमेंट बताइए। नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप वानी साहब? 370 के कारण पीड़ा नहीं थी, 370 के कारण ही सारी पीड़ाएं थी। मतलब जिस प्रदेश में औरतों को दूसरे दर्जे का माना जाता हो वो आपको पीड़ा नहीं दिखती है? जिस प्रदेश में वाल्मीकि समाज को दूसरे दर्जे का माना जाता हो वो आपको पीड़ा नहीं दिखती है? जिस प्रदेश में 5 लाख हिंदुओं को घर से निकाल दिया जाए वो आपको पीड़ा नहीं दिखती है? जिस समाज में जिस समाज में कश्मीरी मुसलमान के अलावा बाकी धिम्मी का दर्जा पाते हो वो आपको पीड़ा नहीं दिखती है? कैसी बात कर रहे हैं आप? पीड़ा नहीं थी, पीड़ा नहीं थी, पीड़ा नहीं थी, सारी पीड़ा ही 370 की थी। ये जो आपने 370 के बहाने मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को इस्लामिक स्टेट बनाने का प्रयास चल रहा था, वो सबसे बड़ी पीड़ा थी इस देश के लिए। पीड़ा नहीं थी, पीड़ा नहीं थी, पीड़ा क्या, कैसे नहीं थी पीड़ा? निकल रहे हो तो वो बात कीजिए ना, आप की बात कर रहे हैं। आप बिल्कुल पीड़ा थी, बिल्कुल। RTI एप्लीकेबल नहीं होता था। आप बात कीजिए ना। आपके संविधान में, वो जो जम्मू कश्मीर का संविधान था उसमें सेक्युलरिज्म का शब्द नहीं था, उसमें सबको बराबर न्याय देने का शब्द नहीं था। और आप कह रहे पीड़ा नहीं थी, पीड़ा नहीं थी। पीड़ा सिर्फ एक ही, पीड़ा सिर्फ पाकिस्तान को नहीं थी क्योंकि वो उसके एजेंडे को सूट करता था। और पाकिस्तान डमी पार्टी जो है PDP, उसको भी पीड़ा नहीं होगी क्योंकि उसके लिए पाकिस्तान का एजेंडा ही एजेंडा है। मैं बताता हूँ, मैं रिप्लाई देता हूँ। हिंदुस्तान के संविधान में, हमारे हिंदुस्तान के संविधान में 42वीं अमेंडमेंट से सेक्युलर शब्द आया, पर जो कश्मीर का संविधान था उसमें पहले से सेक्युलर लफ्ज था। कहाँ पे? कौन से वाले में बताइए जरा।
कौन से अनुच्छेद में था? कौन से अनुच्छेद में था सेकुलर शब्द? बताइए। लंबी अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है। चलिए अनएम्प्लॉयमेंट पे बात कर लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की परसेंटेज बता दीजिए भारत की और जम्मू कश्मीर की। ये बिना पढ़े स्टेटमेंट पॉलिटिशियंस की तरह मारना बंद करिए, ठीक है? बिल्कुल बंद करिए ये सब बंद करिए। इसके पक्ष में तो कोई भी नहीं होगा ना इसके पक्ष में तो कोई भी नहीं होगा भाई। एक देश है तो भाई 2 विधान 2 निशान 2 संविधान, इसके पक्ष में तो कोई भी नहीं होगा ना। देखिए एक सेकंड, पहले यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट अलग झंडा क्यों चाहिए वहाँ पर? एक सेकंड, यहाँ पे आप अनएम्प्लॉयमेंट की पहली बात छिड़ी और मैं आपको बता देती हूँ कि 2011 के अगर आप आंकड़े देखेंगे, जम्मू और कश्मीर में 3.5% युवा थे जो बेरोजगार थे। ये 2011 की बात है। आज जम्मू और कश्मीर में 16% युवा जो हैं वो बेरोजगार हैं। मैम तो 3% डेटा का सोर्स बता दीजिए, डेटा का सोर्स। ये फिगर मत फेंकिए, डेटा का सोर्स बताइए। डेटा का सोर्स, कोट डेटा, कोट मी द सोर्स। अब बैठ के फिगर 16% थी, 3% थी। राष्ट्र का फिगर बताइए और जम्मू कश्मीर का फिगर बताइए सोर्स के साथ। लाइट ऑन कर दो। ये सीएमआई की रिपोर्ट, ये तो 2021 की, अप्रैल 2021 की। ये सिलेबस ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो गया मित्र ना। ये सवाल नहीं बनता था ना, ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया। हाँ बोलिए आप, इफ्रा जान बोलिए। हाँ बिल्कुल पढ़िए सीएमआई की रिपोर्ट और बताइए फिर। सीएमआई की रिपोर्ट। दूसरी बात ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर रिपोर्टेड द लोएस्ट फिगर ऑफ 9% इन द कंट्री। जम्मू कश्मीर रिपोर्टेड द लोएस्ट। ये पढ़ के सुना दूं आखिरी लाइन। जम्मू कश्मीर रिपोर्टेड अ मच लोअर रेट ऑफ ओनली 9%। 16% कहां से लाई आप? नहीं हो पाया, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। झूठ बोलना बंद करिए आप। ऐसे डिबेट कैसे? बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसे डिबेट जहां पे आप अपने घर पे बैठे हुए पाकिस्तान से आए हुए डेटा को सप्लाई करके बात करती रहे। बिल्कुल नहीं हो सकता डिबेट। अगर आपको डिबेट करना है तो तथ्यों के साथ आइए। बोलेंगे तो नहीं हो पाएगा, बीच में बोलेंगे दूसरे को नहीं बोलने देंगे, क्योंकि अगर आप ऐसे ही हवा से पकड़ कर डेटा फेंकेंगे तो बीच में बोलूंगा। इफ्रा जान बोलिए। इफ्रा जान इफ्रा जान का मेरे ख्याल से ऑडियो क्लियर नहीं। अमित रैना आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मैं अपराजिता सरंगी आपके पास आ रहा हूँ। अमित रैना, मतलब ये पुराना, ये जो अनफॉर्चुनेटली जो जिहादी माइंडसेट है, जिसमें डेटा को, जिसमें झूठ को सत्य बनाकर रखना। जी हमारे पास सेकुलर वर्ड था कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन सा था बता दीजिए, नहीं पता। हाँ, जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है, सबसे लोवेस्ट सीएमआई रिपोर्ट करता है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी वारदातें बढ़ गई हैं। हाँ, पुलिस की रिपोर्ट अभी आई है, उसमें पिछले साल से कम हुए हैं। ये अपने आप डेटा मैन्युफैक्चर करना, उसके बाद उसको सच मानना, उसके बाद उम्मीद करना कि पूरा भारत भी सच मानेगा और उसको लेकर फिर प्रयास करना कि 370 हटाना बहुत गलत था, 35 हटाना बहुत गलत था। वो क्लोज चैप्टर का एक फायदा तो बता दीजिए मुझे। मैं इसलिए नहीं कंटेस्ट करता हूँ, मैं इसलिए कंटेस्ट नहीं करता हूँ। नहीं अमित रैना, मैं ऐसी फिगर्स को इसलिए कंटेस्ट नहीं कर रहा था, मैं इसलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि उनको भी पता है होना आना कुछ नहीं है। 370 क्लोज चैप्टर है, इसलिए आप कंटेस्ट करेंगे तो डिबेट खड़ी होती है, इसलिए झूठे आंकड़े दिए जाते हैं। वो क्लोज चैप्टर है। अपराजिता सरंगी, इतना तो आपको भी मानना पड़ेगा कि इतना आसान नहीं रहने वाला है जो अंदर पीछे आज होने जा रहा है 7 लोक कल्याण मार्ग में। सबको ऑन बोर्ड लाना और फैसलों पर सहमति लाना आसान नहीं रहने वाला है इन लोगों को। बिल्कुल सही आपने कहा, मैं सहमत हूँ। देखिए, अलग अलग मानसिकता के लोग हैं, अलग अलग मांगे हैं, अलग अलग सोच है, तो निश्चित तौर पर बहुत सारी बातें टेबल पर आएंगी और यूनानिमस डिसीजन लेना दिक्कत होगी मुझे लगता है इस दिशा में। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से पहल की गई है और यह क्या कम है, यह संदेश क्या कम है कि हम सबकी बात सुनना चाहते हैं, हम सबसे विचार विमर्श करना चाहते हैं, हम सबके मंतव्यों को सम्मान देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ही सकारात्मक संदेश गया है। और 2 बातें हैं। पहली बात मैं कहूँ, स्टेटहुड के विषय में तो हमने भी कहा था, भारतीय जनता पार्टी कहती आ रही है जो ये यूनियन टेरिटरी हुआ है ये तो कुछ समय की बात है और स्टेटहुड हम सब चाहते हैं, लेकिन उस दिशा में हमें बहुत काम करने हैं। विधानसभा के चुनाव करवाना जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही कठिन है, सबको साथ लेकर चलना होगा। डीडीसी के चुनाव हुए, हम सब वाकिफ हैं। ठीक, लेकिन मुझे लगता है कि एक रुख थोड़ा बदला है अपराजिता जी, रुख थोड़ा बदला है।
रुख थोड़ा बदला है, इसी वजह से आज मेरे साथ इस वक्त ब्रह्म प्रकाश दुबे जी मीडिया संवाददाता, वो भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। ब्रह्म, रुख थोड़ा बदला इसलिए फारूक अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि महबूबा के बयान पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बिल्कुल अमन, आप सही बात कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से देखिए बीते 2 साल में कश्मीर की स्थिति भी बदली, आपको उसको भी देखना चाहिए कि कश्मीर की जनता को जो विकास के लिए जो पैकेज दिया था वहाँ काम होने लगा है, जनता की भावना बदली है केंद्र के प्रति। तो उस सब का दबाव भी आप इसको कह सकते हैं कि इन नेताओं को मजबूर होना पड़ा, जो कश्मीर को लेकर राजनीति करते थे, लोगों को लेकर राजनीति करते थे, इनको मजबूर होना पड़ा। और केंद्र ने जब बातचीत का प्रस्ताव दिया, क्योंकि एक बड़ी प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, राजनीतिक प्रक्रिया, तो एक ऐतिहासिक कदम है, और इसको अगर नकारते तो उल्टा इन पर और दबाव होता। कहीं के नहीं रहते ना, फिर कहाँ के रहते? यहाँ तो सरकार पूछ रही है, बात कर रही है। बिल्कुल सही आपने बात कही, क्योंकि बीते 2 साल का आप देखिए वक्त कि बिल्कुल इररिलेवेंट हो चुके हैं ये लोग कश्मीर में, जिस तरह की राजनीति ये लोग करते रहे हैं। तो आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि इन लोगों को फिर से जिंदा करने की भी कोशिश है। इन पर भरोसा कैसे किया जाए जिस तरह के स्टेटमेंट्स है? बहरहाल फारूक अब्दुल्ला से जब पूछा गया महबूबा मुफ्ती के बयान पर, उन्होंने कह दिया कि उनका बयान है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.